गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 34 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। ये है टेस्ट नंबर 35। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न फोकस करेंगे करंट रिलेटेड प्रश्नों से, और उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जिनके पूछे जाने की संभावना यूपीएससी सिविल सेवाओं और स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। रसायन के नोबेल 2020 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। बताइए। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो इस साल का केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए किसको मिला है? इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना। ठीक है, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को प्रदान किया गया है। रसायन विज्ञान के लिए दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार जो है रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, सारे के सारे नोबेल मिल गए हैं, एक बार करा दिए हैं, फिर से प्रश्न रख दिया जाता है स्टेटमेंट बदलकर, ताकि हर तरह से तैयार हो जाओ आप। नागरिक पंजीकरण रिपोर्ट 2018 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर महत्वपूर्ण आंकड़ों के संदर्भ में दो हैं और बताना कि इनमें से कौन सा सही है। नागरिकरण पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2018 के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़ों के संदर्भ में विचार करना है। जन्म के समय सबसे खराब लिंगानुपात हरियाणा में दर्ज किया गया और यह रिपोर्ट भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित की जाती है। बताइए। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2018 के अनुसार जन्म के समय सबसे खराब लिंगानुपात हरियाणा में दर्ज नहीं किया गया है, गलत है, मणिपुर में दर्ज किया गया है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये उत्तर ठीक है, लेकिन नागरिकरण पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार नहीं। यह रिपोर्ट भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, हाल ही में नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़ों पर वर्ष 2018 की रिपोर्ट क्या कहती है? देश में अरुणाचल प्रदेश में जन्म के समय सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया गया और सबसे खराब जो है कहाँ? मणिपुर में। ठीक है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। ये जो रिपोर्ट है भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित की जाती है। जन्म के समय लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या है, ये पता ही होगा आपको। यह किसी जनसंख्या के लिंगानुपात को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ठीक है, तो सबसे अच्छा अरुणाचल प्रदेश लिंगानुपात के मामले में, और मणिपुर सबसे खराब स्थिति में है। ठीक है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2018 के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, रोरिडोमायज फाइलोस्टेचाइडिस भारत के असम में खोजी गई मशरूम की एक नई प्रजाति है। इसे भारत एवं चीन के शोधकर्ताओं की टीम ने खोजा है। इसे स्थानीय लोग इलेक्ट्रिक मशरूम के रूप में वर्णित करते हैं, जो केवल निर्जीव बांस पर उगता है। इलेक्ट्रिक मशरूम। देखिए पहला वाला तो करेक्ट है, असम में खोजी गई है मशरूम की प्रजाति है रोरिडोमायज फाइलोस्टेचाइडिस। बिल्कुल, इसे भारत और चीन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने खोजा है। स्थानीय लोग इसे इलेक्ट्रिक मशरूम के रूप में वर्णित करते हैं, जो केवल निर्जीव बांस पर उगता है। तो ये तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। तो रोरिडोमायज फाइलोस्टेचाइडिस भारत के असम में खोजी गई मशरूम की एक नई प्रजाति है। इसे भारत एवं चीन के शोधकर्ताओं की टीम ने खोजा है। स्थानीय भाषा में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मशरूम, जो केवल निर्जीव बांस पर उगता है। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। इलेक्ट्रिक मशरूम को रोरिडोमायज फाइलोस्टेचाइडिस के नाम से जाना जाता है, जिसमें जैव संदीप्ति जैसा विशेष गुण पाया जाता है। क्या होती है जैव संदीप्ति? अर्थात यह अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है। रोरिडोमायज जीनस से संबंधित प्रजातियां बहुत संवेदनशील होते हैं। ये आर्द्र एवं नम परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा सेंटिनल-6 उपग्रह किसकी निगरानी से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, उत्तर दीजिए तो इसका। किसकी निगरानी से संबंधित है ये? महासागरों की। तो देखिए, महासागरों की निगरानी करने के लिए तैयार किए गए कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच उपग्रह को 21 नवंबर 2020 को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से कैलिफोर्निया के बाइडेनबर्ग वायुसेना हवाई अड्डे से लॉन्च किया गया है। सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच उपग्रह का नाम डॉक्टर माइकल फ्रेलिच के नाम पर रखा गया है, ठीक है, जो वर्ष 2006 से 19 के बीच नासा के पृथ्वी विज्ञान प्रभाग के निदेशक थे। कौन? डॉक्टर माइकल फ्रेलिच। और इस वर्ष अगस्त 2020 में उनका निधन हो गया, इसलिए न्यूज़ में थे और प्रश्न पूछा गया ये, ठीक है। इसी तरह के एक अन्य उपग्रह जिसे सेंटिनल-6B कहा जाता है, वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसे? ये हैं वो किसे, क्या नाम है इनका? देखिए, डगलस स्टुअर्ट को तो अभी हाल ही में 2020 का मिला है बुकर प्राइज़, तो ये तो हो नहीं सकते। रोजर पेनरोज को मिला है फिजिक्स का नोबेल 2020 के साथ एंड्रिया गेज भी फिजिक्स का नोबेल 2020, और साथ में एक व्यक्ति और हैं, उनका नाम है रेनहार्ड गेंजल। अब यहाँ लुइस ग्लुक सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कौन है ये? है लुइस ग्लुक। तो साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लुक को उनकी बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया है? बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए, जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तित्व अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है, ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। इससे पहले लुइस ग्लुक को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे कि उनको मिला था पुलित्जर पुरस्कार 1993 में और राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2014 में भी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। वर्ष 2004 में स्थापित लाइफ सेल भारत का पहला एवं सबसे बड़ा स्टेम सेल बैंक है। कार्ड ब्लड में रक्त बनाने वाली स्टेम कोशिकाएं होती हैं, जो कुछ रक्त एवं प्रतिरक्षा प्रणाली विकारों के इलाज में उपयोग की जाती हैं। अब ये कार्ड ब्लड कहाँ मिलता है? प्लासेंटा में, जो नाल होती है ना, वहाँ पर। जब आप 250 ग्राम थे, अपनी मदर के साथ जुड़े थे, ठीक है, हम सब, नाल, इससे मिल रहा था आपको न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। और जब बाहर आते हैं तो जन्म के बाद ये नाल काट दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, ठीक है। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वर्ष 2004 में स्थापित लाइफ सेल भारत का पहला एवं सबसे बड़ा स्टेम सेल बैंक है, जो भारत के 3,50,000 से अधिक परिवारों को लाभान्वित कर रहा है, जिन्होंने अपने बच्चों के गर्भनाल को स्टेम सेल कंपनी में जमा कराने का विकल्प अपनाया, ठीक है। कार्ड ब्लड की बात करें तो नाभि रज्जु और गर्भनाल यानी प्लासेंटा की रक्त वाहिकाओं में पाया जाता है ये, और जन्म के बाद बच्चे की नाभि रज्जु जो है काट कर एकत्र कर ली जाती है। इसमें रक्त बनाने वाली स्टेम कोशिकाएं होती हैं, जो कुछ रक्त एवं प्रतिरक्षा प्रणाली विकारों के इलाज में उपयोग की जाती हैं। मतलब कहाँ मिलेगी वो? यहाँ पे मिलेगी, या ये प्लासेंटा है ना, नाल जिसको बोलते हैं, इससे ही छोटा बच्चा क्या लेता है? श्वसन, मतलब रेस्पिरेशन करता है, न्यूट्रिशन करता है, एक्सक्रेशन करता है, सब ने किया होगा। तो इसी के अंदर पाया जाता है कार्ड ब्लड, जिसको कुछ रक्त एवं प्रतिरक्षा प्रणाली के विकारों में जो है इलाज किया था। यहाँ कार्ड ब्लड है और इसके अंदर है कार्ड ब्लड। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड के संदर्भ में विचार करना है। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड खरीदने पर निवेशक को बॉन्ड की परिपक्वता अवधि पर बॉन्ड के कुल मूल्य से कम राशि प्राप्त होती है। इसमें बॉन्ड यील्ड सकारात्मक होता है।
देखिए नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है तो नकारात्मक ही होगा ना, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला सही है यहाँ पर। तो इस प्रकार के बॉन्ड खरीदने पर निवेशक को बॉन्ड की परिपक्वता अवधि पर बॉन्ड के कुल मूल्य से कम राशि प्राप्त होती है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि नेगेटिव यील्ड बॉन्ड ऐसे ऋण विलेख होते हैं जिनकी बॉन्ड यील्ड नकारात्मक होती है, गलत है इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड को एक विचित्र वित्तीय विलेख माना जाता है क्योंकि इसमें बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी अथवा संस्थान को ऋण लेने के लिए भुगतान किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, मिसाइल का नाम दोनों देशों में पूजित देवताओं ब्रह्मा और मोस्कवा के समामेलन पर आधारित है। यह एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों, जहाज़ों, विमानों और ज़मीन से लॉन्च किया जा सकता है। क्या बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो भारत में तो ब्रह्मपुत्र नदी और मोस्कावा नदी है। ठीक है, मोस्कावा देवता नहीं है या ब्रह्मा जी नहीं है भारत के, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और दूसरा वाला भी गलत है क्योंकि ये एक छोटी दूरी की है, लंबी दूरी की नहीं है, मध्यम दूरी की है, मध्यम दूरी की मिसाइल है। तो दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो देखिए ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कावा नदी के नाम पर रखा गया है, ना कि देवी देवताओं के नाम पर, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। यह मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लंबी दूरी की नहीं, मध्यम दूरी की। अब देखिए एक एक शब्द से पकड़ लेगा स्टेटमेंट को, तो मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसे पनडुब्बियों से, जहाज़ों से, विमानों से, ज़मीन से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, ये आया इम्पोर्टेंट प्रश्न, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर तीन तीन, और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम समूह नाविक में जीपीएस की तुलना में अधिक बेहतर स्थिति सटीकता है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का एक मान्यता प्राप्त घटक है। क्या? बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर 1 2 3। तो देखिए इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के समूह को नाविक के नाम से जाना जाता है, यानी नाविक जो है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के 8 उपग्रह से मिलकर बना है। अमेरिका के जीपीएस जिसमें 24 उपग्रह शामिल हैं, इसके विपरीत देखें तो नाविक में 8 उपग्रह शामिल हैं, और इसका क्षेत्राधिकार भारत तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में देश की सीमा से 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देखिए सिंपल सी बात है, जितने अधिक उपग्रह होंगे नेविगेशन प्रणाली उतना ही अधिक सटीक जानकारी देगी। अब मैं एक कैमरा से शूट कर रहा हूँ और दूसरा बंदा है 3-4 कैमरे लगा रखे हैं उसने, ठीक है, तो अधिक स्पष्ट किसका? उसका ही आएगा ना, वो हर तरह से एंगल पकड़ेगा। देखिए हालांकि जीपीएस की तुलना में जीपीएस जो है जो कि 20 से 30 मीटर की स्थिति सटीकता प्रदान करता है, वहीं नाविक जो है 20 मीटर तक की स्थिति सटीकता प्रदान कर सकता है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका का जीपीएस एक वैश्विक नेविगेशन सिस्टम है और भारत का नाविक एक क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है। तो यही कितना डिफरेंस हो गया। इसके साथ ही भारत जो है विश्व का चौथा देश बन गया है जिसके पास विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली है। वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। ठीक है, अब देखिए आईएमओ द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली वाले अन्य 3 देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद रूस है और चीन, चौथा हो गया भारत। अंतिम प्रश्न है, चांग E5 प्रोब मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये प्रश्न करा चुका हूँ मैं अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले, बस इस बार पूछने का तरीका अलग है
इम्पोर्टेंट है, फिर से रखा गया है, एक बार और रखेंगे। देखिए, चांग-ई 5 प्रोब मिशन लूनर सामग्री एकत्रित करने और उसे धरती पर वापस लाने का प्रयास करेगा। यह चंद्रमा पर जाने वाला चीन का पहला मिशन है। पहला तो नहीं हो सकता, गलत है, पहला भेज चुके हैं ये, तो केवल एक ही सही होगा यहाँ पर, दूसरा गलत है। तो देखिए, पृथ्वी के उपग्रह यानी चंद्रमा से लूनर रॉक्स के नमूने लाने के लिए चीन ने चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्षयान, मानव रहित है ये, चांग-ई 5 भेजा है। चांग-ई 5 जिसका नाम चंद्रमा की प्राचीन चीनी देवी के नाम पर रखा गया है। ऐसी सामग्री वहाँ पर जाकर एकत्र करेगा ये, जिससे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की उत्पत्ति और निर्माण के बारे में समझने में जो है अधिक सहायता मिलेगी। चीन ने वर्ष 2013 में अपना पहला चंद्र मिशन भेजा था। ठीक है, तो पहला तो नहीं है ये, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद कम से कम एक बार तो पढ़ लेना इसको। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर कौन सा था 34, 35 जो भी था उस तक पहुँच सकते हो। कंटिन्यूसली हर दिन रिवीजन करते रहिए थोड़ा थोड़ा। 10 फरवरी 2021 को जो है फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे IAS 2021 के लिए। धन्यवाद।